बिहार के बच्चों को राजा बनाने का ये अभियान है, बिहार के बच्चों को गरीबी से निकालने का ये अभियान है। जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देगा। ये प्रशांत किशोर है। जानने वाले संक्षेप में इन्हें पीके कहते हैं। फिल्म पीके वाले पीके तो नहीं हैं, लेकिन उसी तरह कई गोलों पर भ्रमण कर चुके हैं। आजकल बिहार में चुनाव वाले गोले पर इनके कदम नाच रहे हैं। 243 पर जन स्वराज अपने चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर चुनाव लड़ेगा। जिसको आना है आ जाओ, नहीं आना है तो लड़ना है लड़के देख लो। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। बिहार में चुनावी बाजी का बाजार सज चुका है। इसमें एक बाजीगर पीके हैं। चाहे नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए हो या तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन, पीके से टेंशन तो सबको हो रही होगी। पीके अब तक दूसरों को चुनाव हराते और जिताते रहे हैं और अब खुद जीतने हारने की जंग में उतर चुके हैं। तो शुरुआत इसी पॉलिटिक्स वाले पीके के अलग अलग गोलों से करते हैं कि वहां इन्होंने क्या क्या किया। पीके का पहला गोला संयुक्त राष्ट्र था, जिसके फंड से चलने वाले एक कार्यक्रम में 8 साल तक काम किया। पीके का दूसरा गोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में चुनाव प्रचार अभियान का था, जिसकी कामयाबी ने रातों रात उन्हें सुर्खियों में ला दिया। पीके का तीसरा गोला नीतीश कुमार रहे, जिनके लिए 2015 में चुनावी रणनीति बनाई और बाद में उनकी पार्टी में उपाध्यक्ष बने। पीके का चौथा गोला अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जिताने की रणनीति बनाने का काम था। और अब पीके का 5वां गोला बिहार की चुनावी राजनीति में उनकी एंट्री है, जिसके लिए उन्होंने बनाई है जन स्वराज पार्टी। इस 5वें गोले पर खड़े होकर प्रशांत किशोर अब की बार बिहार की 247 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। 243 पर जन स्वराज अपने चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर चुनाव लड़ेगा। जिसको आना है आ जाओ, नहीं आना है तो लड़ना है लड़के देख लो। प्रशांत किशोर किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे? अभी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी दूसरे उम्मीदवारों का भी तय नहीं हुआ है। कमेटी को बैठकर ये निर्णय लेना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ेगा। तो 2-3 दिन में वो आप चुनाव लड़ेंगे ये कंफर्म है ना? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता हूं। जो भी कमेटी तय करेगी वो करेगी। अगर कहेंगे कि चुनाव लड़ेगा तो लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले भी मैं कह चुका हूं। बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में कई चेहरे हैं जो बाजीगर हो सकते हैं, जो हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी के समीकरण को बिगाड़ या बना सकते हैं। विपक्ष में तेजस्वी यादव है, जिनको लगता है कि नीतीश कुमार की अस्वस्थता के कारण एनडीए विकल्पहीन है, इसीलिए उनके पास बाजी मारने का भरपूर मौका है। वहीं चिराग पासवान को लगता है कि बिहार की राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए यही सबसे सुनहरा मौका है। वहीं नीतीश कुमार जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उस 9 महीने को छोड़कर 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं और एनडीए सरकार बनी तो फिर से उनको ही मुख्यमंत्री बनाने की बात सत्तारूढ़ गठबंधन कर रहा है। मंत्री महोदय का बहुत आभार। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है कि और चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार तो अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक, शारीरिक और मानसिक जो डिक्लाइन हुआ है उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं फिर लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 3 महीने कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ गवर्नेंस फ्रंट में, उसका नतीजा है कि नीतीश और भाजपा मिलकर 115 सीट ही जीत पाए, जबकि जब उनके गवर्नेंस की चर्चा थी तो 206 सीट जीते थे। तो बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नीचे है और जो भी जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ भाजपा लड़ेगा, इनको बहुत बड़ा खामियाजा नीचे भुगतना पड़ेगा। आप लिख कर रख लीजिए, जदयू को 25 सीट भी नहीं आने वाला है
और किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी का टेस्ट अगले चुनाव में होगा। अभी उनके पास ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद, ना कोई बंधा बंधाया मजबूत वोट बैंक दिखता है। फिर भी प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उनकी राजनीति पर सबकी नजर है। प्रशांत किशोर इस बात को लेकर सुर्खियों में है कि वो लगातार बिहार में वैकल्पिक राजनीति देने का दावा कर रहे हैं। जिस बिहार में जाति और धर्म की राजनीति सबसे अहम है, वहां वो लोगों के बुनियादी सवालों पर वोट मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लकीर की फकीर बनी घिसी पिटी राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से समान दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। वो बिहार में इकलौते नेता हैं जो पिछले 2.25 साल से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर को देखा जाए तो लालू यादव के बाद बिहार में सबसे बड़े मास कम्युनिकेटर हैं। प्रशांत किशोर से बिहार के मतदाता कितने जुड़े या उनकी पार्टी में लोगों का भरोसा कितना बढ़ा, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रशांत के तर्क लोगों पर असर डालते जरूर दिखते हैं। वो युवाओं की बात को उठा रहे हैं और बहुत गर्मजोशी के साथ उठा रहे हैं। और धरातल पर अगर उनकी बात सही होती है और युवाओं में कुछ ये लगता है कि हाँ ये कुछ कर ले जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। प्रशांत जी से उम्मीद है कि अगर आते हैं उनका सत्ता आता है तो हो सकता है पलायन पे कुछ बात करे, कंपनियां लाएं, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड नेता, आपको भी पता है कि कितना एजुकेटेड। क्या रहेगा, अभी प्रशांत किशोर जी जो है नए नए जोश के साथ उभर कर आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो अच्छा काम करेंगे। पर अभी तुरंत हम लोग चाह लेंगे कि वो उनका सरकार बन जाएगा ये वो, तो अभी जीरो से खड़ा हुए हैं, तो टाइम लगेगा। वो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। पीके अपनी चुनावी राजनीति को अपना मिशन बता रहे हैं तो उनके विरोधी इसे उनका अम्बिशन बता रहे हैं। अपनी पार्टी बनाने से पहले पीके नीतीश कुमार की पार्टी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन वहां बात जमी नहीं तो कांग्रेस से भी संपर्क किया था, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। तो अब प्रशांत किशोर अपने दम पर चुनावी राजनीति में कूद पड़े हैं। पीके की राजनीति लोगों को बरबस 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे अरविंद केजरीवाल की याद दिला देती है। उस तुलना पर बात करने से पहले आइए आपको हम प्रशांत किशोर की उस दौर में ले चलते हैं जहां से उन्हें राजनीति का चस्का लगा और वो धीरे धीरे राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में राजनीति में प्रवेश करने लगे। पीके तब सत्ता के किंग बनाने निकले थे। वो आज भी यही कहते हैं कि सत्ता मिली तो भी मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। पीके खुद को किंग नहीं बल्कि किंग मेकर की भूमिका में ही देखते हैं। बिल्कुल किंग मेकर हैं। बिहार की जनता को, बिहार के बच्चों को राजा बनाने का ये अभियान है। बिहार के बच्चों को गरीबी से निकालने का ये अभियान है। बिहार के बच्चे पीठ पर बोरा न ढोएं उसका अभियान है और उसमें मैं सफल रहूंगा। प्रशांत किशोर का जन्म का नाता बिहार से है। बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को हुआ था। प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे पेशे से डॉक्टर थे, जो पीके के जन्म के बाद बगल के बक्सर में शिफ्ट हो गए। पीके की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बक्सर में ही हुई। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रशांत किशोर हैदराबाद चले गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद पीके संयुक्त राष्ट्र के ही एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए। जिस आंध्र प्रदेश में पीके ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसी आंध्र प्रदेश में पीके की संयुक्त राष्ट्र वाली नौकरी भी शुरू हुई। इस नौकरी और कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात असम के गुवाहाटी की रहने वाली जाह्नवी दास से हुई। जाह्नवी पेशे से डॉक्टर है। वो मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और प्यार हुआ तो शादी कर ली। इनका एक बेटा है। मेरी पत्नी है, डॉक्टर है, दिल्ली में रहती है। मेरा एक बच्चा है जो 10th क्लास में पढ़ता है। वाइफ मेरी आसाम से नहीं मिले। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के बीच ही पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए पीके को बिहार भेजा गया। उन दिनों बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। पीके ने तब बेहद करीब से बिहार में पढ़ाई लिखाई से लेकर सेहत और दवाई तक का बुरा हाल देखा। आज उसी बुनियाद पर वो लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या कि राजद को यहाँ वोट इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग भाजपा को मुसलमान वोट नहीं दे सकता है। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस राजद की पुछलग्गू पार्टी है। MIM हैदराबाद की पार्टी है, उसको बिहार में कोई जगह नहीं है। भाई फिर वही बात है,
सीट तो कहीं कोई जीत सकता है। सीट तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी बनाई थी, उनके 3 MP जीत गए। बिहार के बाद प्रशांत किशोर की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो गई, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। फिर पीके को डिवीजन हेड बनाकर अफ्रीका के देश चाड में भेज दिया गया। वहां उन्होंने करीब 4 साल तक काम किया। इस तरह देखें तो संयुक्त राष्ट्र के 8 साल की नौकरी में पीके पहले भारत में बिहार और आंध्र प्रदेश में काम किया। फिर वो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अमेरिका में नियुक्त हो गए। उसके बाद वो अफ्रीकी देश चाड में रहे। इन 8 वर्षों के बाद पीके हिंदुस्तान में आ गए, जहां से उन्होंने स्वास्थ्य का काम छोड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। मगर चुनावी मंच पर आने से पहले 13-14 सालों तक वो पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को चुनाव लड़वाते रहे, उनके लिए रणनीति तैयार करते रहे। प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार थे। कई राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने सलाह दिया, उसमें सफलता भी मिली। लेकिन उससे इस चुनाव को नहीं जीता जा सकता है। जीतने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैदल चला। फिर लोगों का विश्वास हुआ कि एक 47 साल का नौजवान जो सब कुछ से संपन्न है, अमेरिका से लेकर यहाँ तक पढ़ा लिखा है, लोगों को सलाह देता था, वो व्यक्ति आखिर गांव क्यों जा रहा है। 5000 से ज़्यादा गांव गए, लगभग 6000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले, हर मौसम में गए, लोगों से मिले, लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए। तब लोगों का विश्वास जाएगा, अरे भाई ये तो 2 साल से लगातार पैदल चल रहा है। आपको वैसे सिर्फ इसलिए राजनीति में गंभीरता से नहीं ले सकता है कि आप रणनीतिकार हैं। कोई फिल्म एक्टर है, वो तो बहुत पॉपुलर होता है, उसके पास मिलियन ये समर्थक रहता है, वो जीत नहीं सकता है। चुनाव जीतने के लिए आपको चाहिए कि लोगों का साख कैसे आप जीत सकते हैं, उसको विश्वास कैसे जीत सकते हैं। ये जनता से जब जनसंवाद होता है और उससे जो राय बन के आती है, वही मूल आधार है जीतने का। 2011 का साल बेहद निर्णायक था। पीके ने संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर चुनाव रणनीतिकार के रूप में नए करियर का आगाज किया। उसी साल पीके गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े। दरअसल पीके ने ही भारतीय राजनीति में ब्रांडिंग के दौर की शुरुआत की। पीके ने 2013 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC बनाई। अगले साल यानी 2014 में पीके ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG का गठन किया। 2014 का साल भारतीय राजनीति में बेहद निर्णायक रहा। उस साल 25 साल से बहुमतहीन सरकारों का सिलसिला टूटा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 282 सीटें जीत ली और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी को मिली शानदार जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर ही थे। आपको याद होगा, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चाय पर चर्चा करते थे। कहा जाता है कि वो आइडिया पीके का ही था। उस चुनाव ने नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे बड़ा नेता बनाया, तो पीके को सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार। पीके रातों रात इतने मशहूर हो गए कि बाद में वो कभी किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। आज पीके को चुनावी रास्ते पर जाने में उससे काफी फायदा मिल रहा है। मैं काम आज भी वही कर रहा हूं जो पहले करता था। फर्क बस इतना है कि पहले ये काम मैं नेताओं के लिए, दलों के लिए करता था, अब ये काम मैं बिहार के समाज के लिए कर रहा हूं। पीके मिशन की बात करते हैं, लेकिन विरोधियों को उस मिशन में एम्बिशन दिखता है। जिस नरेंद्र मोदी के साथ उनका नाम जुड़ा, उनसे भी 2014 में सरकार बनने के चंद महीनों बाद ही पीके अलग हो गए। पीके ने ही एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक इंस्टीट्यूशन सेटअप चाहते थे। इसके लिए ही उन्होंने CAG भी बनाई थी। वो एक तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन जब वो काम बना नहीं तो पीके ने अपना रास्ता बदल लिया। साल 2014 के नवंबर के महीने में पीके की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी। उस समय नीतीश कुमार जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद अगले चुनाव की रणनीति में जुटे थे। नीतीश से पीके की वो पहली मुलाकात थी। पीके का दावा रहा कि उन्होंने ही नीतीश कुमार को सुझाव दिया था कि सबसे पहले आप मांझी को हटाकर बिहार की बागडोर संभालिए। तब पीके ने बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे जैसे लोक लुभावन नारे देकर माहौल बनाया।
तब तक विधानसभा के लिए हुए उपचुनावों में जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर बीजेपी पर बढ़त बना ली थी। पीके ने लालू और नीतीश की संयुक्त ताकत को भांप लिया था। उन्होंने ही जोर दिया था कि नीतीश कुमार लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाए। इसके बाद उनकी रणनीति ने जहां नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो वहीं लालू की पार्टी को नया जीवन दान दिया। अब राजनीति के अखाड़े में कूदे पीके के निशाने पर वही लालू और उनका परिवार भी है। अगर आप राजनीति में हैं तो समाज के हर पहलू की समझ आपको रखनी ही पड़ेगी। जातियों की समझ होना और जातियों की राजनीति करना, ये दोनों दो बात है। मुझे जातियों की समझ हो सकती है, मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं। लालू यादव या नीतीश कुमार ये विशुद्ध तौर पर जाति की राजनीति करते हैं। 2015 की जीत ने नीतीश की छवि को निखार दिया। इसके बाद पीके नीतीश कुमार के बेहद करीबी हो गए। इस बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक के लिए कांग्रेस के लिए 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने खुद ही अखिलेश से हाथ मिला लिया, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को शानदार जीत मिली। फिर भी पीके की नजर बिहार पर थी। वो लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में थे। 2018 में नीतीश कुमार ने पीके को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी में शामिल किया और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने ये संकेत भी दे दिया कि पार्टी में पीके की हैसियत नंबर 2 की होगी। उससे पहले नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को बिहार विकास मिशन का चेयरमैन बनाया था। राजनीतिक हलकों में इसे नीतीश का सुपर कैबिनेट कहा गया, क्योंकि इसमें तेजस्वी या लालू परिवार की छाप नहीं थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक वक्त नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास में ही पीके रहते थे। खुद पीके के बयान से आप समझ सकते हैं कि नीतीश सरकार पर उनका कितना प्रभाव था। यहाँ पर हमने नीतीश कुमार को जितवाया था कि नहीं, आप बताइए। आप बताइए जब पत्रकार कि विटनेस है ना। अगर हम चाहते, उस समय तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं थे, उस समय तो कहीं लालू जी के लड़के नहीं थे। नीतीश कुमार से अगर हम चाहते कोई पद लेना, तो क्या नीतीश कुमार हमको मना करते? पूरी कैबिनेट जो बनी है हमारे बिना सहमति के नहीं बनी है। तो अगर मुझे किसी पद का लालच होता, कभी आप बता दीजिए, आप बिहार में रहते हैं, कि मैंने कभी कोई सरकारी बंगला लिया हो, कोई एक सरकार की गाड़ी ली हो, कोई एक हवलदार सिपाही लिया हो? आज तक नहीं लिया। किसी भी परिस्थिति में सरकार के, बिहार सरकार के 1 रुपये का भी कहीं उपयोग अगर किया हो तो आप बता दीजिए। हम यहाँ आके काम कर रहे हैं तो भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहते हैं, सरकारी बंगले में नहीं जाते हैं। और हमारे पास ये सुविधा थी, हमारे पास ये अवसर था। जो छोटा मुखिया हो जाता है वो 2 गनमैन लेकर घूमता है, कभी नहीं लिया। कोई सरकारी व्यवस्था आज तक नहीं। जैसे नीतीश कुमार ने भी यहाँ कैबिनेट में जगह दी थी, लेकिन हमने उसको कभी उस पद को स्वीकार ही नहीं किया, न ही मैंने पंजाब में कोई स्वीकार किया। हालांकि 2018 में नीतीश के नंबर 2 बनाए गए पीके का 1 साल में ही मोहभंग हो गया और उन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया। उसके बाद पीके अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने में रणनीतिक मदद करने लगे। हालांकि नीतीश कुमार ये कहते रहे कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने पीके को अपनी पार्टी में रख लिया था। अब वो आया कैसे भाई? हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करे। इस बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में वो तब आए जब पश्चिम बंगाल में वो 2021 के विधानसभा चुनावों में ममता के रणनीतिकार बने। पहले एप्रिल खेला होबे। ममता ने अपनी टूटी टांगों के सहारे खेला होबे का जो नारा दिया, उसके पीछे भी माना गया कि प्रशांत किशोर की ही रणनीति थी। बीजेपी 200 पार का नारा दे रही थी और पीके कह रहे थे उसको 100 सीटें भी नहीं आएंगी। इस मामले में पीके सही निकले। बंगाल चुनाव के जीतने के बाद मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्शियल न होता तो बंगाल में बीजेपी को 70 सीट भी नहीं आता, 40-50 सीट आता। ये सामान्य लोगों की समझ है कि इलेक्शन कमीशन हर तरीके से जो सत्तारूढ़ दल है या गठबंधन है उनकी मदद करता है। लेकिन दूसरे को चुनाव जितवाने और खुद चुनाव लड़ने और जीतने में जमीन आसमान का अंतर होता है। पीके के सामने अब दूसरे को चुनाव लड़वाने की नहीं बल्कि खुद लड़ने की चुनौती है। पहले बिहार के गांव-गांव की खाक छानने के बाद
पीके ने पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर अपनी नई पार्टी बनाई, जन सुराज पार्टी। उस वक्त पीके ने ऐलान किया उनकी पार्टी बिहार की राजनीति को बदल कर रख देगी। उन्होंने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया था। पहला एजेंडा पलायन रोकने का है, दूसरा एजेंडा उसके लिए गरीबी हटाने और रोजगार की गारंटी का है, तीसरा एजेंडा पहले और दूसरे एजेंडे का ही विस्तार है कि इसके लिए बिहार में कृषि और उद्योगों को शुरू करना है, चौथा एजेंडा बेहतरीन शिक्षा का है और पांचवा एजेंडा शराबबंदी का है। कमाल की बात देखिए कि जिस गांधी ने कहा था कि मुझे एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं पहला काम जो करूंगा वो शराबबंदी का होगा, उसी गांधी का नाम लेकर उनकी ही जयंती पर शराबबंदी हटाने का ऐलान पीके ने कर दिया। शराबबंदी को लेकर पीके आप क्या कहेंगे? काफी मुखरता से कह रहे हैं। भाई 2 बरस से कह रहे हैं, जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। पीके की लोक लुभावन बातें केजरीवाल की याद दिलाती हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनको देखकर लगता है कि केजरीवाल के नक्शे कदम पर ही पीके भी चल रहे हैं। केजरीवाल ने जब दिल्ली में चुनाव लड़ा था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ा था। ऐसी अटकलें तेज हैं कि प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से लड़ सकते हैं। हालांकि बक्सर सीट से भी उनके चुनाव लड़ने की बात तेज हो चुकी है। केजरीवाल ने शराब की दुकानें इस तर्क पर खुलवाई थीं कि उससे होने वाली कमाई से शिक्षा बेहतर करेंगे। पीके भी कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाकर जो पैसे आएंगे उसको शिक्षा पर खर्च करेंगे। केजरीवाल ने भी दिल्ली में फ्रीबीज की जमकर घोषणा की थी। 60 पार के बुजुर्गों के लिए 2000 रुपए पेंशन का वादा करके पीके भी दरिया दिली दिखा रहे हैं। केजरीवाल भी किसी नेता पर आरोप लगाते थे, पीके भी बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जन लोकपाल का वादा किया था। पीके राइट टू रिकॉल का वादा कर रहे हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि खराब निकला तो पब्लिक उसे वापस बुला सकती है। जो लोग बिहार की मौजूदा राजनीति में घुटन महसूस करते होंगे, उनको संभव है कि पीके की राजनीति से उम्मीद का नया झोंका मिला होगा। लेकिन जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति से पीके कैसे बाहर निकलेंगे, ये सवाल उनका पीछा करेगा। और ये सवाल भी उनका पीछा करेगा कि शराब के पैसे से कैसे वो बिहार को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था देंगे। कि अभी जो 60,000 करोड़ का शिक्षा का बजट है उसका 1/3 पैसा ये नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में लगाया जाए। मतलब हर प्रखंड में हर साल एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए, ताकि अगले 5 साल में कम से कम 5 विद्यालय हर प्रखंड में बन जाए, ताकि हर बच्चा स्कूल तक पहुंच सके। शहरों में ऑलरेडी केजरीवाल ने आम आदमी पर फोकस किया था, पीके भी वही कर रहे हैं। इस कड़ी में नौजवानों और छात्रों पर उनका विशेष फोकस है। इस साल की शुरुआत में बिहार लोक सेवा आयोग में अनियमितताओं को लेकर जब छात्र पटना गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने गांधी मैदान खाली करा दिया। तब छात्रों के लिए पीके ने धरना दिया था, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। उस वक्त पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसका वीडियो भी आया था। उस खींचतान में एक कार्यकर्ता पीछे से आकर पीके को पकड़ लेता है। तब पुलिस थप्पड़ चलाती है, जिसे प्रशांत अपने हाथ से रोकते हैं। इस घटना पर काफी हंगामा मचा था। उस वक्त छात्रों के साथ होने का दावा पप्पू यादव भी कर रहे थे, जिन्होंने पीके के बारे में क्या क्या कहा वो भी सुनिए। इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कम्बल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। किस पर हमला करेंगे? सुग्गर के गुह पर हमला करने की चीज है। हिजरा है ये लोग जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं।
गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकल के देखे। ये छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुआ, प्रशांत किशोर के ऊपर भी और कई लोगों पर भी एफआईआर। अरे प्रशांत, फिर किसका नाम लेते हो यार? जिसने रात में गुंडाई किया बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, 10 बच्चे घायल हैं। बात बीपीएससी की करो ना भाई। आप लोग इतने बड़े गंध को क्यों बात परिक्रमा करते हो, जो हमेशा सौदा करता है? इससे बड़ा भी कोई दुनिया में धूर्त और दोगला हो सकता है क्या? अब सवाल है कि बिहार की जटिल राजनीतिक व्यवस्था में पीके कितने कामयाब होंगे। बल्कि इससे आगे का सवाल यह है कि पीके के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं। पहली चुनौती साख की है, क्योंकि चुनावों में नेता वादे तो बहुत करते हैं, उस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। दूसरी चुनौती महिला वोट बैंक की है, जो अब तक ज्यादातर नीतीश कुमार को जाता था। तीसरी चुनौती एनडीए और महागठबंधन के सामने उनकी पार्टी अकेले कितना लड़ सकती है। चौथी चुनौती नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी या बीजेपी के दूसरे नेताओं के सामने अपनी जगह बनाने की है। और पांचवी चुनौती बिहार की जातीय राजनीति के बीच अपने लिए जगह बनाने की है। हालांकि दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर और जिस जाति की जितनी आबादी है उतनी सीटें चुनाव में देने की बात करके पीके ने बहुत हद तक माहौल साधने की कोशिश की है। ने कहा कि बिहार में आपका अपना मानना है कि बेटी और वोट लोग अपनी जाति को देते हैं, तो मोदी जी को वोट दिया किसने बिहार में? इसी तरीके से आप लोग कहते हैं MY समीकरण, मुसलमान और यादव, तो भाई जो मुसलमान वो वोट देता है लालू जी को, ऐसा लोगों का मानना है। एक मिनट रुकिए, जनरल बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुनिए, चलिए जनरल ही सुन लीजिए, जनरल ही सुन लीजिए। तो अगर ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग राजद को वोट देते हैं तो वो तो जाति के नाम पे नहीं दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? वो भाजपा के डर से लालू जी को देते हैं। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा वर्ग नीतीश और भाजपा को जाति के लिए वोट नहीं देता है, वो इसलिए वोट देता है क्योंकि वो लालू जी के जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहते। देखिए आप मान गए खुद। तो भैया बिहार में जाति एक फैक्टर है, जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। लेकिन जाति फैक्टर तो है, बिल्कुल है, पूरे देश में है। ठीक है, नहीं इसको करेक्ट कीजिए। पूरे देश में है, वैसे बिहार में भी है। चुनौतियों के बीच जो चीज सबसे अहम है वो है पीके का हौसला और मेहनत। पीके की जन सुराज पार्टी की वेबसाइट के पहले पन्ने पर ही जो लिखा है उसके मुताबिक 665 दिनों तक पीके की पदयात्रा चली है। इसमें 2697 ग्राम, 1319 पंचायत और 235 ब्लॉक कवर किए गए। अब तक 1,06,000 से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और अब तक 6,394 जन सुराज वाहिनी बन चुकी है। जमीन पर पीके के प्रयासों का ये बही खाता है जिसके दम पर वो अगली बार बिहार में अपनी सरकार भी बनने का दावा कर देते हैं। अगर लोगों को बात समझ में आ गई है तो जन सुराज में आपको इतने सीट मिलेगा कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। बिहार से व्यवस्था परिवर्तन का आगाज हो जाएगा। बिहार की चुनावी राजनीति में पीके का इम्तिहान होना अभी बाकी है। पिछले साल के आखिर में बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें पीके की जन सुराज पार्टी भी उतरी। इमामगंज में जन सुराज पार्टी 37,103 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही और वहां मांझी की पार्टी हम की उम्मीदवार 5,945 वोटों से जीती। उसी तरह तरारी सीट पर जेएसपी को 5,622 वोट मिले, जबकि बीजेपी 10,612 वोट से जीत गई। रामगढ़ सीट पर पीके की पार्टी को 6,513 वोट मिले, जबकि बीजेपी 1,362 वोट से चुनाव जीत गई। वहीं बेलागंज सीट पर जेएसपी को 17,285 वोट मिले और जेडीयू को जीत मिली 21,391 वोट से। पीके के राजनीतिक विरोधी इसी गफलत में है कि पीके आखिर किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बनाएंगे। हम लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं, समाज की आवाज बनने आए हैं,
बिहार के मिट्टी का कर्ज अदा करने आए हैं, क्योंकि हम लोग सब बिहार में पैदा हुए हैं और इस बात का बहुत दर्द है कि हम लोग की सारी काबिलियत और हुनर के बावजूद बिहार के लोग देश में सबसे पीछे हैं। बिहार के बाजीगर की फहरिस्त में पीके का नाम अहम है। पीके कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए लड़ रहे हैं, पीके के विरोधी कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या कह रही है, इसके लिए चुनाव तक इंतजार कीजिए। वैसे पीके ने बिहार के चुनावी माहौल में गर्मी जरूर ला दी है। अगली बार बिहार के किसी और बाजीगर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।